Hey guys, welcome to my YouTube channel and I hope आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे इस सीज़न में। जो वायरस हमारे बीच जो है कोरोना वायरस बहुत इफेक्टिव हो रहा है और लगातार दुनिया में इस तरीके से वर्ल्ड में ये फैलता चला जा रहा है। बट होप सो और गॉड की एक दिन ये सिचुएशन ज़रूर कंट्रोल होगी एंड वी विल बी ऑल फाइन। हमारी लाइफ बहुत नॉर्मल दोबारा से हो जाएगी। एंड आई वांट टू थैंक दोज पीपल कि जो मुझे इस समय में कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड आई होप कि आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते हैं आगे भी कंटिन्यूसली इस तरीके से। और जो बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आई थिंक आपको इससे बहुत हेल्प मिल रही होगी एंड कंटिन्यूसली आपको इस तरीके से और भी वीडियोस मेरे मिलेंगे जिसमें मैं चीज़ों को बहुत सिंपल वे में एक एग्जैक्ट पैटर्न पे बताता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। एंड वन मोर थिंग कि मेरी वेबसाइट पर, मेरे फेसबुक पेज पर, मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं नोट्स को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको नोट्स वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। वीडियोस आप मेरी यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिल सकती है। थैंक यू। आज जो क्लास 12th का जो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें से आज मैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। इसके पहले मैं इसमें इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें मैंने कम्युनिकेबल डिजीज लिया था कि क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज। उसका मैंने एक टाइप पढ़ाया था आपको, डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया में, दूसरे टॉपिक में, और उससे रिलेटेड डिजीज पढ़ाए थे मैंने। आज जो थर्ड टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ आपका, वो है डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। गेटिंग? अब हम लोग अगर वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये बैक्टीरिया से भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। गेटिंग? और ये पैरासिटिक होते हैं विद इन लिविंग सेल्स। मतलब ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी की लिविंग सेल्स में क्या होता है, एज एन पैरासाइट क्या करते हैं, रहते हैं और वहीं से अपना सब कुछ ऑब्टेन करते रहते हैं। अब एक बात और इसमें बेसिकली क्या कि जैसे बैक्टीरियाज की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरियाज में बेसिकली दोनों तरीके के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, आरएनए भी और डीएनए भी। लेकिन वायरसेस की खासियत यह है कि वायरसेस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। इसका मतलब कोई एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली और मैं बताऊं आपको तो इसमें वो अपरेटस प्रेजेंट नहीं होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होते हैं। जो अपरेटस या जो सेल ऑर्गेनल्स आपके इसमें एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, वो वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। वायरसेस बेसिकली एक्यूट डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं और क्रोनिक डिजीजेस भी क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। राइट, आज जो हम क्लास 12th में जो हमको डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस में से जो हमारे डिजीजेस सिलेबस में दिए गए हैं, ऐसे तो बहुत से डिजीजेस हैं, लेकिन जो हमारे जो सिलेबस में जो डिजीज दिया गया है वो 3 डिजीजेस हैं, एज एन कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर और स्वाइन फ्लू। ये 3 डिजीजेस हमको हमारे सिलेबस में कवर अप करने हैं। तो आज जो मैं सबसे पहले डिजीज जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो है कॉमन कोल्ड के बारे में। अगर हम लोग कॉमन कोल्ड अगर हम लोग लेके चलते हैं तो इट इज अ नेचुरल फिनोमेना की जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में हो सकता है। राइट, चाहे वो बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, चाहे दे आर द यंगस्टर्स और आइदर हमारे एल्डर्स, कोई भी हों, बुजुर्ग हों हमारे, तो कॉमन कोल्ड सबसे इफेक्टिव डिजीज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है या किसी भी ह्यूमन बीइंग में क्या हो सकता है, कॉज्ड हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? अगर हम लोग बात करते हैं अगर कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड बेसिकली जो है वो हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है मतलब कंटेजियस आप यही कह लो कि मतलब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम लोग दूसरी चीज़ की बात करें कि इसमें पर्टिकुलर कौन सा पॉजिटिव एजेंट होगा, इसमें कॉमन कोल्ड में एज ए कोई भी पर्टिकुलर वायरस नहीं होता है या पॉजिटिव एजेंट नहीं होता है जो कॉमन कोल्ड कॉज करे।
गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है और कॉमन कोल्ड आपको हो गया है, तो आपका बेसिकली क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब नाक से लंग्स तक का जो आपका पैसेज है या वे है, वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा इस वायरस के द्वारा। उसकी वजह से हमको क्या लगेगा, स्वोलन या इन्फ्लेम्ड इनर लाइनिंग हो जाएगी नोज की, मतलब जो टिश्यूज हैं नोज में, जो इनर लाइनिंग में पाए जा रहे हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। गेटिंग साथ साथ नोज के, थ्रोट के, गले के भी जो हमारे टिश्यूज या लाइनिंग्स हैं, ठीक है, इनर लाइनिंग्स हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और लेरिंग्स की। तो मतलब जो भी पूरे जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली कहाँ पर आ रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ रहे हैं, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, वो पूरे के पूरे इन्फ्लेम्ड होंगे, मतलब इन्फेक्टेड होते चले जाएंगे। अब एक बात और इसके अंदर कि मतलब जो नाक में अगर हम लोग स्टिकी सब्सटेंस की बात करें, अब हमारी नाक में जो स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, बेसिकली क्या होता है, उस कंडीशन में अगर वायरल इन्फेक्शन है तो बहुत ढेर सारे वायरसेस उस म्यूकस में प्रेजेंट होंगे। अब मैंने बोला था कंटेजियस है, मतलब ये इफेक्ट करता है दूसरे पर्सन को भी, कम्युनिकेबल डिजीज है क्योंकि ये। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई इंसान अगर वायरल इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड से अगर सफ़र कर रहा है, तो उस दौरान अगर क्या होता है कि अगर वो छींक दे या खांस दे, या जो कफ होता है, अगर वो उसके ड्रॉपलेट्स अगर दूसरे अगल बगल वाले इंसान या उसके आसपास के इंसान में भी अगर क्या हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स रीच कर जाएंगे, या बेसिकली क्या होगा कि वो ड्रॉपलेट्स किसी चीज़ पर पड़े रह जाएंगे और इंसान उस चीज़ को छू ले और अपने चेहरे को या अपनी नाक को अगर छू ले, तो वो वायरसेस उसकी बॉडी में भी क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं पहुंचकर। गेटिंग। तो अब उस दौरान क्या होता है, जब कॉमन कोल्ड होता है तो हमको क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। सबसे पहले सोर थ्रोट होगी, मतलब गला बहुत ज़्यादा पेन होगा, गले के अंदर रनी नोज, बहती हुई नाक, अगर नाक लगातार बहती रहेगी हमारी, रनी नोज, ठीक है, म्यूकस मतलब लगातार हमारी नाक में से निकलता रहेगा, ड्राई कफ रहेगा, ठीक है, भूख की कमी हो जाएगी, भूख बहुत कम लगेगी, और लैक ऑफ एनर्जी, मतलब हमारी बॉडी में ताकत बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं किसके, कॉमन कोल्ड के। अगर हमें उसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट करना है कि हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो हम लोग को सबसे पहला क्या करना है, टेम्परेचर लो रखना है पेशेंट की बॉडी का, मतलब जो इंसान या जो पर्सन क्या कर रहा है, कॉमन कोल्ड से अगर सफ़र कर रहा है, तो हमें सबसे पहले उसका टेम्परेचर लो रखना है। दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स लेने हैं, एक्स्ट्रा ड्रिंक्स हमारी बॉडी में जानी चाहिए, कि मतलब ताकि जो फ्लूइड लेवल है हमारी बॉडी में कम ना हो सके, और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग जो ड्रिंक्स लेंगे वो ठंडी ड्रिंक्स हों, ताकि जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी का कैसा रहे, आपका कम रहे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फीवर होगा, और फीवर कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा ड्रिंक्स लेंगे, और वो भी कूल ड्रिंक्स। थर्ड हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग पुराने समय में करते थे कि ठंडे पानी की पट्टी रखकर हम लोग माथे पर या सिर पर रखते थे, ताकि क्या हो, जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, ठंडा रहे। गेटिंग माय पॉइंट। हम लोग जो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स होती हैं या पेन किलर्स होंगी डॉक्टर के द्वारा जो हमको प्रिस्क्राइब करी जाएंगी, हम लोग लगातार लेते रहेंगे। हम लोग स्टीम इनहेल करेंगे, स्टीम इनहेल इसलिए करेंगे क्योंकि जो कफ है हमारा, ड्राई कफ है, जो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, वो आसानी से क्या हो सके, आपको पैसेज मिल सके, सांस को जाने के लिए रास्ता को से कफ क्लियर हो सके। और हम लोग एक्स्ट्रा स्लीप लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करेंगे, ताकि क्या हो, हम इस इन्फेक्शन को क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। तो बेसिकली ये पहला एक डिजीज़ था जो मैंने आपको वायरस से रिलेटेड पढ़ाया, कॉमन कोल्ड। इसको आप, आई होप कि इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट हम लोग डिजीज़ पे जाएंगे, वो होगा आपका स्वाइन फ्लू, तो आप कॉपी कर सकते हैं। देन आप जो कुछ नेक्स्ट डिजीज जो ले रहे हैं, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस में, वो है अब स्वाइन फ्लू के बारे में। पहले हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में। अब बेसिकली स्वाइन फ्लू क्या है, ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम लोग स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं या पिग इन्फ्लुएंजा भी कह सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा जो होता है, या इन्फ्लुएंजा का शॉर्ट फॉर्म फ्लू बोलते हैं हम लोग, तो बेसिकली
जो अलग अलग टाइप के जो वायरसेस होते हैं, इसमें जो मैंने लिखे हैं H1N1, H1N2, H3N1, H3N2, H2N3, ये टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं। ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं जो स्वाइन फ्लू क्या करते हैं, कॉज करते हैं। लेकिन हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो बेसिकली ह्यूमंस में इसमें से जो टाइप ऑफ वायरस स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो इफेक्ट करेगा ह्यूमंस में, वो बेसिकली होगा स्वाइन फ्लू वायरस ए, मतलब जिसको क्या बोला गया, H1N1 बोला गया। तो ये ह्यूमंस में बेसिकली स्वाइन फ्लू वायरस ए या स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस ए जो H1N1 होता है वो ह्यूमंस में क्या करता है, स्वाइन फ्लू क्या करता है, कॉज करता है। आप इतना समझिए इस चीज को, गेटिंग। अब हम लोग बात करते हैं अगर, तो बेसिकली क्या होता है इस कंडीशन में कि अगर हम लोग हिस्ट्री पे जाएं तो बेसिकली ये जो वायरस है, ये सबसे पहले इस वायरस के बारे में जो पढ़ा गया था, ठीक है, तो ये वायरस बेसिकली मेक्सिको में ओरिजिनेट हुआ था 1958, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वहाँ से ये वायरस फैलते फैलते सबसे पहले नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में आया, फिर यूरोपियन कंट्रीज में आया, फिर एशिया में आया, ये फैल रहा था, गेटिंग। लेकिन उसके बाद इसका जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट दिखा वो 2009 में दिखा इंडिया में। हम लोग बेसिकली इंडिया की बात करें तो अप्रैल में बेसिकली इसका जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट दिखा वो 2009 में दिखा, जब WHO को जब इस पे क्या हुआ, ज़्यादा क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा, और WHO ने इसको पेंडेमिक डिजीज क्या कर दिया, इन्होंने घोषित कर दिया, किसको, स्वाइन फ्लू को। तो बेसिकली 2009 में बेसिकली इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा क्या था, इफेक्ट दिखाई दिया था। ऑलमोस्ट बहुत से पर्सन्स इसमें इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन जो डेथ हुई थी वो 91 डेथ हुई थी इसके अंदर। जो जितने पर्सन किल्ड हुए थे वो अप्रॉक्स 91 माने गए थे, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वास्ट था इसके अंदर लोगों को। अब बेसिकली हम लोग बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो ये कैसे फैल सकता है। सबसे पहले तो एयर के थ्रू फैल सकता है, पर्सन टू पर्सन। किस तरीके से ये एयर के थ्रू फैलेगा, किस तरीके से पर्सन टू पर्सन, जब पर्सन छींकेगा या कफिंग करेगा, ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसके अंदर, तो बेसिकली क्या होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होता है, ट्रांसमिट होता चला जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पर पहुंचते हैं, और अगर कोई इंसान उसको अगर क्या करे, ऑब्जेक्ट को टच कर ले और फिर अपनी नाक को या अपने फेस को अगर टच करे, तो वो इन्फेक्शन उस इंसान में भी क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है स्वाइन फ्लू में कि आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर देगा, पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर देगा। तो ये आपका ट्रांसमिशन की बात हुई थी कि किस तरीके से ट्रांसमिशन फैलता है स्वाइन फ्लू का। अब लोग नेक्स्ट अगर सिम्टम्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो सिम्टम्स बेसिकली जो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो इनिशियल सिम्टम्स इसमें नज़र आते हैं, जैसे फीवर, रनी नोज, कफ एक्सेट्रा। ये जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स थे वो इसके अंदर नज़र आते हैं। अगर हम लोग और डेप्थ में पढ़ें चीज़ को कि क्या एक्चुअल सिम्टम्स नज़र आएंगे, तो बेसिकली एडल्ट्स में जो सिम्टम्स नज़र आएंगे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। चेस्ट पेन बना रहेगा कि मतलब जहाँ पर कफ आपका इकट्ठा होगा वहाँ पर पेन और प्रेशर आपके चेस्ट में लगातार फील होता रहेगा। नेक्स्ट डिजीनेस आ जाएगी, आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप किसी चीज़ को सही तरीके से सोच समझ नहीं पाओगे। वॉमिटिंग रहेगी, या सीवियर भी हो सकती है या किसी समय पर भी हो सकती है, लेकिन वॉमिटिंग होती रहेगी एडल्ट्स में। लो बॉडी टेम्परेचर रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको किसमें नजर आएंगे, अडल्ट्स में नजर आएंगे। नहीं तो अब हम बच्चों में देखें क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, फास्ट ब्रीदिंग, सांस तेज चलेगी, फास्ट ब्रीदिंग रहेगी आपकी। नेक्स्ट ब्लूइश स्किन कलर हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आपकी ऑक्सीजन नहीं से नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन पहुंचेगी वो ब्लड तक नहीं पहुंचेगी, और ब्लड तक नहीं पहुंचेगी तो वो पूरी सेल से टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होने लगेगा, जिसकी वजह से स्किन भी कैसी होने लगेगी, ब्लूइश होने लगेगी। इरिटेबल रहेंगे, मतलब कि इरिटेशन होता रहेगा, ऐसा महसूस, फीवर रहेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। और बच्चों में एक सिम्टम बहुत उस टाइम कॉमन देखा गया था
कि अगर ये बच्चों में इन्फेक्शन कॉज होता है तो इस दौरान क्या होता है कि अगर जब बच्चे रोएंगे तो आंसू उसमें नहीं निकलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम उस समय दिखाई पड़ा था। ठीक है, तो ये सिम्टम्स की बात करेंगे। अगर अपन प्रिवेंशन की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो उस समय जो वैक्सीन बनाई गई थी, अगर ये वायरस अभी होता है स्वाइन फ्लू वायरस, तो उसमें हमारा वैक्सीनेशन है, हमारे पास H1N1 वैक्सीनेशन है, मतलब स्वाइन फ्लू वायरस ए की जो वैक्सीनेशन है H1N1 को दे सकते हैं। इनटेक ऑफ लिक्विड्स की मतलब जो हॉस्पिटल्स में जो आपकी बॉटल से लिक्विड्स चलाए जाते हैं, हम लोग घर पर भी इन लिक्विड्स को, जो एडिक्वेट लिक्विड रहते हैं, जो नेसेसरी लिक्विड्स रहते हैं, ताकि फ्लूइड लेवल या लिक्विड लेवल हमारी बॉडी में क्या नहीं हो जाए, कम ना हो जाए, वो लिक्विड हम लगातार बॉडी में लेते रहेंगे, रेस्ट करेंगे। पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, पैरासीटामोल का जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब पैरासीटामोल रहेगी हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करेगा इस कंडीशन में, स्वाइन फ्लू में। और वो रेलेंजा होती है सबसे कॉमन जो एंटीवायरल ड्रग होती है जो स्वाइन फ्लू में दी जाती है। तो बेसिकली ये डिजीज कॉज्ड वायरस में सेकंड डिजीज था आपका जो स्वाइन फ्लू है। यहाँ पर डिटेल में समझाया है इस चीज़ को, आप अच्छी तरीके से इनके सिम्टम्स और पॉजिटिव एजेंट जो आप लोग पढ़ सकते हो। सर पॉजिटिव एजेंट स्वाइन फ्लू वायरस ए है जो ह्यूमंस में क्या होता है, कॉज हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और, ये बेसिकली क्या होता है, एनिमल्स में भी जा सकता है, ये एनिमल्स में भी ट्रांसमिट हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन अफेक्टिव एनिमल्स इसमें हो सकते हैं वो आपका स्वाइन भी हो सकता है, और जो अपनी जो डोमेस्टिक कैट्स रहती हैं उनमें भी ये वायरस इफेक्ट कर सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। गेटिंग, तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। देन वी टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेंगू फीवर। थैंक यू। नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस में पढ़ रहे हैं वो डेंगू फीवर है या ब्रेक बोन फीवर है। गेटिंग, और अगर हम इसकी बात करें तो यह बेसिकली डेंगू फीवर डेंगू वायरस से होता है, और जो डेंगू वायरस होता है जो ह्यूमंस में कॉज होता है वो पॉजिटिव एजेंट डेंगू फीवर को कॉज करने वाला कौन सा है, फ्लेवी वायरस। कौन सा है आपका, फ्लेवी वायरस। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर बात करते हैं कि ये डेंगू फीवर ह्यूमंस में होता कैसे है, ये ट्रांसमिट किस तरीके से होता है। अगर हम उसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो एक फीमेल मॉस्किटो होता है जो एडिस मॉस्किटो होता है, राइट। एडिस मॉस्किटो होता है फीमेल मॉस्किटो, राइट। इसकी स्पीशी होती है एडिस इजिप्टाई। एडिस इजिप्टाई इसकी एक स्पीशी होती है जो डेंगू फीवर को कॉज करती है। एक्चुअल में ये कॉज नहीं करती है, बेसिकली यहाँ पर जो ये मॉस्किटो है, एडिस मॉस्किटो है, ये एज एन कैरियर काम कर रहा है। मतलब वायरस इसकी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होगा, इसकी गट लाइनिंग में प्रेजेंट होगा, और इसके सलाइवा में प्रेजेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट, इसके सलाइवा में प्रेजेंट होगा किसके, मॉस्किटो के। तो जब ये मॉस्किटो किसी इंसान को बाइट करेगा आकर, ठीक है, तो वही वायरस फ्लेवी वायरस क्या होगा, इंसान के स्किन के थ्रू क्या हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इसके द्वारा क्या हो जाता है, आपका ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जब मॉस्किटो जो डेंगू वायरस या फ्लेवी वायरस क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, कैरी करके ले जा रहा है, और जब वो किसी इंसान को बाइट करेगा तो वायरस क्या होगा, इंसान के अंदर पहुंचेगा, राइट। किसके द्वारा, मॉस्किटो के सलाइवा के द्वारा। तो अब क्या होता है कि जब ये वायरस पहुंचेगा तो बेसिकली क्या होता है इस कंडीशन में कि ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, और जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसके साथ क्या हो जाएगा, ये बाइंड अप हो जाएगा, जुड़ जाएगा जाकर, और इस वायरस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेल के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर शुरू हो जाएगा। और ये वायरस क्या होता है, रिप्रोड्यूस होने के बाद पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसके द्वारा जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं बेसिकली हमारी, वो उस दौरान क्या करती हैं कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, जिसका नाम होता है क्या, इंटरफेरॉन्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरफेरॉन्स इतने यूज नहीं आते हैं, बल्कि ये और भी हमारी बॉडी में क्या कर देते हैं, इम्पैक्ट डाल देते हैं, कि बेसिकली ये सिम्टम्स क्रिएट शो करने लगते हैं। अगर ये इंटरफेरॉन्स या प्रोटीन जो डब्ल्यू की चीज के द्वारा क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी में फीवर कॉज करने लगेंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाएंगे हमारी बॉडी में, राइट।
पेन होने लगेगा हमारी बॉडी में, तो बेसिकली इंटरफेरेंस का और उल्टा इफेक्ट दिखाई देने पड़ता है। और अगर इसका इफेक्ट और बढ़ता चला गया इस वायरस के साथ तो क्या होता है, ये हमारे लिवर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं और हमारे बोन मैरो को भी क्या करते चले जाते हैं, इन्फेक्ट करते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये इन्फेक्ट करते 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 बेसिकली क्या होने लगते हैं, ब्लड स्ट्रीम से लीक होकर, वेसल्स में से लीक होकर क्या हो जाते हैं, जो कैविटीज होती हैं हमारी बॉडीज की उसमें क्या हो जाते हैं, ये फिल्ड अप हो जाते हैं। तो इस तरीके से वायरस, ये फ्लेवी वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डेंगू फीवर कॉज होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब लोग बात करते हैं अगर इंक्यूबेशन पीरियड की, तो अगर हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो बेसिकली जो इंक्यूबेशन पीरियड है हमारा वो 3 से 14 डेज है। मतलब ये वायरस बॉडी में एंटर करेगा और जब सिम्टम्स दिखना शुरू होंगे तो उस दौरान 3 से 14 दिन लगेंगे जब ये सब कुछ हमको दिखाई देने पड़ा हो। कुछ बुक्स में 4 to 7 डेज भी कहा जाता है एवरेज पर, लेकिन 3 to 14 डेज इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर हम लोग बात करें अगर सिम्टम्स की कि क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे डेंगू फीवर में, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले फीवर आना शुरू होगा। दूसरी चीज हेडेक होना शुरू होगा। और हेडेक बेसिकली कहां पर होना शुरू होगा, बिहाइंड द आईज, मतलब आंखों के पीछे की तरफ, सिर के पीछे वाले हिस्से की तरफ हमको हेडेक होना शुरू होगा, राइट। मसल्स एंड जॉइंट पेन होगा हमको, इसलिए हमने वहां पे स्टार्टिंग में मैंने ब्रेक बोन फीवर लिखा था, क्योंकि मसल्स और जॉइंट पेन बहुत ज्यादा कस के होते हैं, ऐसा लगता है कि इट विल बी ब्रेकिंग द बोन, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर कहा गया। और अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, अगर ये समय के हिसाब से और आगे बढ़ता चला जाता है तो फीवर हमारा और बढ़ता चला जाएगा, राउंड अबाउट की टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच सकता है। और उसके साथ साथ बेसिकली क्या होगा कि ये 2 से 7 दिन तक ये फीवर कंटिन्यूसली बना रहेगा। और अगर ये फीवर इसी तरीके से हाई बना रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर रैशेज हमारी बॉडी में क्या होते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। और अगर रैशेज अगर बने रहेंगे तो 4 से 7 दिन तक वो रैशेज लगातार बनेंगे और इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। रैशेज जैसे मीजल्स में रैशेज दिखाई पड़ने लगते हैं हमारी स्किन पर, वैसे ये रैशेज हमको दिखाई देने पड़ेंगे। नेचुरल सिम्टम्स हमको दिखाई देने पड़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर डेंगू फीवर किसी में बिगड़ जाता है, किसी इंसान में बिगड़ जाता है और लगातार इस चीज में अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजमेंट होने लगता है तो उस दौरान क्या होता है कि उस इंसान में सबसे ज्यादा अगर क्रिटिकल फेज अगर डेवलप होने लगता है तो हाई फीवर आ जाएगा। और ये हाई फीवर 1 से 2 डेज तक लगातार क्या होगा, बना रहेगा। अब इस दौरान क्या होता है कि अगर ये हाई फीवर लगातार बना रहता है क्रिटिकल फेज, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है हमारे कहां पर, चेस्ट कैविटी में। और उसके हिसाब से क्या होने लगता है कि जो लीकेज है फ्लूइड का, ठीक है, वो क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स तक पहुंचने लगता है, राइट। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन वो लीक होकर क्या होता है, पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, उसका सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, उसका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जहां पर हमें ब्लड का सप्लाई चाहिए है वो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस दौरान क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हैं जिनको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, ठीक है, जो ब्लड के ऊपर के ही फंक्शनिंग, तो वो ऑर्गन्स डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएंगे, अपना काम धीमे धीमे करना कम कर देंगे, जिससे क्या होगा कि उन ऑर्गन्स की एक्टिविटीज कम होगी। अच्छा, एक चीज और इसमें होती है कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, कि जो हमारा स्टमक और जो इंटेस्टाइन वाला जो रीजन है उसमें हमारी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके द्वारा लगातार कंडीशन क्या होती चली जाती है, क्रिटिकल होने लगती है। अब क्या होता है कि इस दौरान जब चलता है इस चीज को, तो अब रिकवरी फेज आता है कि जब लगातार मेडिकेशंस जब दी जाती हैं, जब फ्लूइड्स दिए जाते हैं बॉडी के अंदर उसको रिकवर करने के लिए, तो जब रिकवरी फेज आता है तो रिकवरी फेज में क्या होता है कि जो फ्लूइड्स तुम्हारे ब्लड वेसल्स में पहुंचे थे वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। जो फ्लूइड्स ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचे थे वो फ्लूइड वापस क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और जिसकी वजह से
क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली उस दौरान भी अगर कुछ दिखाई देगा तो वो दिखाई देगा, अगर फ्लूइड्स एक्यूमुलेट होंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो दिखाई देना शुरू होता है कि बॉडी में इचिंग होगी और स्लो हार्ट रेट हो जाएगा। बॉडी में इचिंग होगी और स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, क्योंकि जो मेडिकेशंस हैं वो लगातार वो इफेक्ट डालेंगी और फ्लूइड्स को दोबारा रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश किया जाएगा। तो जिसकी वजह से इस स्टेज में क्या होता है कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकेशंस अगर फ्लूइड पूरी तरीके से एक्यूमुलेट नहीं कर पाई ब्लड स्ट्रीम में से, तो लगातार इकट्ठा होने की वजह से इस कंडीशन में जो फ्लूइड है वो ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है, और आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो क्रिटिकल केस अगर आता है डेंगू फीवर को, तो हमको ये सब कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा अगर किसी इंसान में अगर क्रिटिकल केस डेवलप होता है डेंगू फीवर का। अगर हम लोग बात करते हैं अगर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की, अगर हम प्रिवेंशन ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि इसको हम लोग प्रिवेंट कर लें। बस हम लोग का तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, जो अपने आसपास के हिस्से को साफ रखें जहां पर मॉस्किटोज डेवलप ना हो पाए किसी तरीके से, और वो रेंज हम लोग मॉस्किटोज के करते हैं कम कर दें। बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एंटीबायोटिक जो हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब है, वो हम लोग पैरासीटामोल क्या कर सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। तो बेसिकली ये वो तरीके होते हैं जिसके द्वारा डेंगू फीवर कॉज होता है, फ्लेविवायरस के द्वारा ट्रांसमिशन, उसका इंक्यूबेशन, सिम्टम्स मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दी है कि क्या क्या होगा, और इसका मैंने आपको ट्रांसमिशन भी पढ़ाया कि किस तरीके से एडीज मॉस्किटो इफेक्ट डालेगा, फिर डब्ल्यूबीसीज के क्या रोल होगा उसके अंदर, और आखिरी में आपका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो 3 डिजीजेज अपन ने पढ़े, डिजीजेज कॉज बाय वायरसेस में से एक आपका पढ़ा कॉमन कोल्ड, दूसरा पढ़ा स्वाइन फ्लू, और थर्ड पढ़ा अपन ने डेंगू फीवर। गेटिंग आप, आई होप आपने नोट्स को कॉपी किया होगा, और आई होप आप जो कंप्लीट नोट्स हैं आप मेरे वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को कंटिन्यूसली लाइक करें। जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को और भी लोगों को सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, और भी बच्चों को सब्सक्राइब करने का सजेस्ट करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड हो सके और आप इन मटेरियल को देख सकें। मेरा ट्विटर पे भी पेज है, बेसिकली आप वहाँ से भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप मुझको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा पेज है, राइट। और आप लगातार अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर, शालिम सिंह सर के वेबसाइट ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर आप मेरे को देख सकते हैं। वहाँ पर नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कंटिन्यूसली आप कर सकते हैं। आप ऐसे ही मुझको सपोर्ट करते रहिए। आई एम वेरी थैंकफुल एंड होप सो कि जो आज का जो समय चल रहा है कोरोना वायरस का, ये बहुत जल्द ख़त्म हो पाएगा, और एवरीथिंग विल गेट सून वेरी वेल। थैंक यू।